देखो भाई, न्यूमेरिकल से कहेंगे क्लास 10th की साइंस के, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, किस चैप्टर के, इलेक्ट्रिसिटी के। सबसे पहले इसमें कौन कौन से फार्मूले हैं पहले वो यूज हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला आपका है इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यस ना, हियर इसका जो यूनिट हो जाएगा कूलॉम, इसका क्या हो जाएगा पर सेकंड, और कूलॉम पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम, एम्पीयर। ठीक है, यहाँ Q जो है वो है Ne, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है एलिमेंट्री चार्ज, और Q क्या है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, Q क्या है क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो प्रोड्यूस किससे होती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से। इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाएगा तो, इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे अगर डिफिशिएंट हो जाएगा, कम हो जाएगा तो कैसे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी पे बढ़ जाएगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आई क्या है यहाँ पर, व्हाट इज आई, इलेक्ट्रिक करंट। टी क्या है टाइम, बताइए। ठीक, अगर इन दोनों फॉर्मूले को मर्ज कर दें तो हमको मिल जाएगा I इक्वल टू, ये क्या कर देंगे हम NE बाई टी, और अगर T 1 सेकेंड हो जाए तो पर सेकेंड जो I है वो हो जाए NE। इसको हम कहते हैं पर सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन एनी करंट इन कंडक्टर, एंड ड्यू टू दिस द करंट फ्लोज इन द वायर। मतलब किसी चालक में अगर n इलेक्ट्रॉन बह जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, तो उससे I करंट फ्लो होगी पर सेकेंड। ठीक है, मतलब पर सेकेंड अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो I करंट फ्लो। क्लियर है। और इसके अलावा इसमें क्या फॉर्मूले हैं, इसके अलावा आपको पता है कि पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई क्यू। V क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये भी, और W क्या है वर्क, और Q क्या है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसी में यहीं से अगर आप चाहें तो आपको मिल जाएगा W इक्वल टू वी क्यू, है ना। W कौन सा वर्क है, ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किसी चार्ज को हम कहाँ ला रहे हैं, किसी इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो अंदर ये। ठीक है, फिर क्या है, फिर हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी, ये भी वही होता है W बाई क्यू। ये फार्मूला जो है थोड़ा सा इसी जैसा है, इसलिए क्यों, क्योंकि है तो पोटेंशियल ही, पर पोटेंशियल का डिफरेंस थोड़ा सा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे थे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करें, डिस्प्लेस करें। ठीक है, इसलिए क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसके बाद आता है हमारा ओम्स लॉ। क्या आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ को बताता है ओम्स लॉ, एक ओम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रैक्टिकल किया था, और क्या कहा था उन्होंने, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ एनी कंडक्टर इज कांस्टेंट, मतलब उसकी फिजिकल कंडीशन ना चेंज हो, ठीक है, उसका टेम्परेचर ना चेंज हो, उसकी प्रेशर वगैरह ना लगाया गया हो, मतलब उसको खींच के बढ़ाया ना गया हो, दबाया ना गया हो, इस टाइप की, मतलब टेम्परेचर प्रेशर वगैरह जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहे, उसका वॉल्यूम ना चेंज किया गया हो। ठीक है, वायर कंडक्टर का, तो जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कब, I पे। ठीक है, कांस्टेंट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पे V प्रोपोर्शनल टू I। अब ये V प्रोपोर्शनल हमारा I आया, ये प्रोपोर्शनल, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या देता है हमको, एक कांस्टेंट देता है और इक्वल के साइन के साथ, तो ये कांस्टेंट मान लेते हैं हमारा R है, कैसा है
यहाँ कांस्टेंट आर यूज होता है। यही जहाँ ये आर क्या है, वेयर इज आर इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या फिर सर्किट जिसमें वो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था पहले से ही। रेजिस्टेंस कोई सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, आई जो है, जो करंट फ्लो हो रही है किसी भी वायर या कंडक्टर में, तो कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उस चार्ज को कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होने में दिक्कत होती है, प्रवाहित होने में जो उसको समस्या होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और इसको हम हिंदी में कह सकते हैं भौतिक अवस्था ना बदले। भौतिक अवस्था ना बदले मतलब स्थिर है, ठीक है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अब यहाँ से आर बराबर क्या मिल जाएगा आपको, V बाई आई। ये फार्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये क्लासेस में। अब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब जो रेजिस्टेंस हमारे पास, इनको कंबाइन कैसे करेंगे। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं हम। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल जो हमारा, हाँ ठीक कह रहे हो, मान लेते हैं हमारा ये ऐसे एक R1 है और ये मान लीजिए इसका ये हेड है और ये इसका टेल है, तो इसके हेड से दूसरे का टेल स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर दूसरे के हेड से तीसरे का टेल स्टार्ट कर देंगे। तो ये मान लेते हैं R1, ये R2, ये R3, तो एक सीरीज बन गई इनकी। अब जितने भी चाहे आगे हम इसको ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पर अब इसे करंट करते हैं ऐसे हम इसके थ्रू, एक बैटरी के थ्रू, ठीक है। ये हमारा प्लस है और ये माइनस। अब इसको ऑन कर देंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा इसमें मान लो आई करंट फ्लो हो रही है, तो जो आई करंट फ्लो होगी इसमें से भी जाएगी, वही आई करंट इसमें भी जाएगी, वही आई करंट इसमें से भी जाएगी और वही यहाँ निकल के जाएगी, है ना। पर R1 चेंज है, R2 चेंज है, R3 चेंज है। और यहाँ से अगर हम देखें तो आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। क्या मिल गया, V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से आप देखें तो अगर I कांस्टेंट है सब में, I कांस्टेंट, लेकिन R चेंज हो रहा है, तो अगर R1 होगा तो ये तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल भी चेंज होगा। अगर R चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा, I तो कांस्टेंट ही है, तो R1 पे V1 हो जाएगा, है ना। R2 पे V2 हो जाएगा, R3 पे V3, मतलब V1 इक्वल टू आई R1, V2 इक्वल टू आई R2 और V3 इक्वल टू आई R3। इस तरह से बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, मतलब इसके पोटेंशियल सबके अलग अलग हो जाएंगे। तो टोटल पोटेंशियल आप क्या होता है, टोटल पोटेंशियल इसका हम मान लेते हैं कि बैटरी का टोटल पोटेंशियल V है, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। और सारे वैल्यू को पता है V1 V2 V3 के, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। तो इस तरह, और हमको तो अगर इसको सॉल्व कर ले हमारे पास आ जाएगा I कॉमन करके R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। अब टोटल करंट इसमें I फ्लो हो रही है, हम जान रहे हैं, है ना। और टोटल पोटेंशियल V है। अब सबको मिला के रेजिस्टेंस, अगर इन सब का रेजिस्टेंस मिला करके एक रेजिस्टेंस मान लिया जाए तो उसको मान लेते हैं कि वो R, तब टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V इक्वल टू हमारा आई आर। तो यहाँ पर रख देंगे आई आर, आई आर इक्वल टू मिल जाएगा आई R1 प्लस R2, आई और आई हट गया, हमारे पास क्या मिल गया हमको, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ गया, किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का, किसका, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरह से हम करेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेंगे, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, इसलिए हो गया था दूसरा, इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम में जुड़ाव। कॉम्बिनेशन मतलब योग, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। क्या कहेंगे इसे, प्रतिरोधों का संयोजन। आपके पहले श्रेणी क्रम में, दूसरा कैसा, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
इस बार हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक्चुअली घर की जो वायरिंग होती है वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही होती है, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं समांतर संयोजन। क्या बोलते हैं? समांतर संयोजन। समांतर संयोजन। बेसिकली होता क्या है पता है, जैसे मान लो हमारे पास घर में रेजिस्टेंस पहले क्या है, घर में जो जितने भी एप्लायंस हम यूज करते हैं, चाहे वो बल्ब हो, ठीक है ना, चाहे वो टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, सारे क्या है, सब रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो छोटे वाले हैं वो लो रेजिस्टेंस है, जो बड़े वाले हैं वो हाई रेजिस्टेंस है। अभी जितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, इन सारे रेजिस्टेंस को हम यूज करते हैं और सबका मिला करके पूरे घर का अगर इकट्ठे टोटल रेजिस्टेंस निकाले तो वो क्या होगा, सबका सम कर देंगे, है ना। तो वो कितना होगा वो हमको पता करना होगा, ठीक है। अब देखो सीरीज में तो सीधे से जुड़ जाता है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में क्यों नहीं होता, क्योंकि मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास ये है R2 और तीसरा रेजिस्टेंस हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास R3। इनको सबके टेल को और हेड को मिला लो, ठीक है, और मिला करके कहीं बीच में से इस जगह से कनेक्शन दे दो इसको, ठीक है। तो ये हमारी बैटरी लग गई और यहीं पे हम स्विच लगा देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। अब देखो जो करंट यहाँ से जाएगी उसको अब चॉइस है, अभी यहाँ पे चॉइस नहीं था, यहाँ पे चॉइस नहीं था कम्यूटेंट को, है ना। उसको एक ही रास्ता था कि R1 से जाए, फिर R2 से जाए, फिर R3 से जाए, चाहे वो R1 R2 R3 कितने ही बड़े, उससे मतलब नहीं, पर जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर चॉइस है आई को। आई देखो क्या करेगा, हर आदमी जैसे सोचता है कि वो आसान रास्ता चुने, ठीक है। तो आई के तीन पार्ट, आई को जानना सब में, क्योंकि सारे कंडक्टर हैं तो सब में से जाएगा, पर किसमें से ज्यादा जाएगा वो समझना है। जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा उसमें से ज्यादा जाएगा। अगर R1 R2 R3 में R1 सबसे छोटा हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट हो, तो ज्यादा करंट R1 से बहेगी। जो उससे थोड़ा बड़ा होगा उससे ज्यादा बहेगी, और सबसे बड़े वाले सबसे कम बहेगी, ठीक है ना। मतलब जो करंट का फ्लो है वो R1 R2 R3 की वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है। इफ R1 इज ग्रेटर देन करंट फ्लोज, इफ R1 इज वेरी लेसर देन R2 एंड R3, then most of the part of the I is flows through R1, ठीक। If R3 is greater than R1 and R2, then minimum current flows through the R3. But here I divides into three parts in I1, I2 and I3, because I don't know which resistance is greater or which is smaller। हमको पता नहीं ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो भी मान लेते हैं कि I1 I2 R3 आ रहे हैं। अब सोचो, अब इस केस में देखो हमको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। R1 R2 R3 तीनों कांस्टेंट ही है कि नहीं। तो I1 I2 और I3 क्या हो जाएंगे, I1 I2 और I3 क्या हो जाएंगे, ये भी। तो I1 I2 और I3 जो है हमारे वो अलग अलग है, और R1 R2 R3 अलग है कि नहीं। अब ये लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन है ये ऐसे बढ़ता है, इसका जो हमारा पोटेंशियल V है वो मानते हैं यहाँ पर है। अब देखो सारे के सारे एक ही टर्मिनल जुड़े हुए हैं, देखो फर्स्ट टर्मिनल से सारे हेड और सेकंड फर्स्ट टर्मिनल सारे टेल और सेकंड टर्मिनल सारे हेड, सब आपस में कंबाइन है। मतलब एक टर्मिनल से हेड जुड़ा है, एक टर्मिनल से टेल, तो बैटरी सबको बराबर पोटेंशियल देगी, ठीक है। अब बराबर पोटेंशियल का मतलब सीधा होता है, हमको पता है V इक्वल टू RI होता है ना। तो जिसका I कम होगा उसका R ज्यादा होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू ना, V तो कांस्टेंट है हमारा, तो इसका I कम होगा उसका R ज्यादा होगा, V बदलेगा नहीं। जैसे मान लो V हमारे पास है 16, ठीक है, अगर R हमारा 8 हो गया तो I कितना हो जाएगा, 2, है कि नहीं, है ना। और अगर ये 16 ही रहेगा, तो अगर ये 4 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 16 ही रहेगा, अगर ये 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, 8, बदलेगा ना। मतलब एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा, है कि नहीं। इस कंडीशन मतलब एक बदले कुल मिला के मल्टीप्लाई उसका सी नहीं आना चाहिए। हमको ये समझना है कि अगर I1 और R1 का मल्टीप्लिकेशन सेम है, कांस्टेंट है, पोटेंशियल हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, I1 ज्यादा जाएगा, अगर R1 छोटा है तो I1 ज्यादा जाएगी, R2 थोड़ा बड़ा है तो R2 बड़ा है तो I2 थोड़ा कम जाएगी, R3 सबसे बड़ा है तो I3 सबसे छोटी होगी, है ना। मतलब ऐसे समझो, इफ R1 इज लेसर देन R2 इज लेसर देन R3, देन मतलब अगर R1 से छोटा हो, R2 उससे बड़ा हो, सबसे बड़ा R3 हो, तब उस केस में I1 सबसे बड़ा हो जाएगा और
I2 उससे छोटा, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा I3। मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस में सबसे कम करंट फ्लो होगी। क्यों ऐसा होगा पता है? सोचो ऐसे, जिस रास्ते में तुमको ज्यादा दिक्कत हो चलने में उसे जाओगे, उस रास्ते से तुम कभी जाओगे, भले वो शॉर्टकट ही हो, है ना, पर उस रास्ते से आप कम ही जाएंगे, है ना, मजबूरी में ही जाएंगे। पर जिस रास्ते में आसानी हो उसे आसानी जाएंगे, है कि ना, उसमें बार बार जाएंगे। तो जिसमें जितनी उसको सहूलियत हुई करंट को फ्लो होने में, वो उसी हिसाब से अपना फ्लो करेगी। तो इसी केस ऐसे ही यहाँ से आपको टोटल पोटेंशियल, इसलिए इसका पोटेंशियल हो जाएगा V1 और इसका V और V पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा ना आपको। तो यहाँ से अगर हम देखें तो I1 इक्वल टू हमको मिल जाएगा, यहाँ से देखो I1 इक्वल, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमको, I इक्वल टू मिल गया V/R, मिल रहा है, बोलो I इक्वल टू V/R। तो I1 इक्वल टू क्या जाएगा, V कांस्टेंट है R1, I2 इक्वल टू V कांस्टेंट है और I3 इक्वल टू V कांस्टेंट है डिवाइड में R2। जो टोटल करंट होगी I इक्वल टू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस R3। I1 की वैल्यू हमको पता है V/R1, V/R2 और V/। अब इन तीनों को मिला दिया जाए, अगर इकट्ठे एक रेजिस्टेंस का लगा दे R, तीनों को हटा करके, तब क्या होगा, तब उस केस में हमारा I इक्वल टू, जो यहाँ पर I, यहाँ करंट फ्लो हो रही है I, ये I इक्वल टू हो जाएगा टोटल V/R, तो इसको दे V/R, V को सब में काट दो, क्या मिल गया, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या फिर जितने हो, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर 1/, करके जोड़ेंगे किसी चीज को उल्टा करके, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जो वैल्यू आएगी वो कम होगी, और जो आंसर आएगा उसको भी उल्टा कर देंगे तो और कम हो जाएगा। इसलिए पैरेलल में जब रखते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बहुत घट जाता है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। और एक गधे की बात आपको बताएं, अगर हम उल्टा करके जोड़ते हैं, सपोज करिए, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमारे पास एक दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है 1 ओम का केवल, और एक R2 है मान लेते हैं 1000 ओम का, बहुत बड़ा है मान लेते हैं, 10,000 ओम का, कुछ भी मान लेते हैं। अगर इसको पैरेलल में जोड़ दें तो 1/R इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1000, सॉल्व करो, इसको कितना आ जाएगा, 1000 एलसीएम आ गया, 1000 प्लस 1, बोलो, ये 1000 1/1000, ये है ना, 1/R इक्वल टू, है कि नहीं। अभी ये वैल्यू ऊपर वाला देखो, न्यूमरेटर बड़ा है ना, अंश बड़ा है छोटा है, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 अभी भी है। लेकिन अगर इसको हम अगर सीधा कर दे और R की वैल्यू रियल निकाले तो क्या जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, अभी 1000/1001। अब देखो न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। अब इस केस में ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी कि नहीं होगी, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 1 से कम आ गया, क्या समझे, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना गया, 1 से कम हो गया, है कि नहीं, कितनी गजब की बात है। तो इसलिए जो पैरेलल सीरीज अच्छा होता है कॉम्बिनेशन की, इसलिए घर में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में ही होती है, ठीक है नहीं, एक ही बोर्ड होता है, उसी से सारे निकलते हैं, है ना, सारे वायर्स निकलते, दो वायर निकल जाते हैं ना सब में, है कि नहीं, इस तरह से।